योद्धाओं, आप में से बहुत लोग का एक सवाल बन रहा है कि अब टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का उद्देश्य सिर्फ अपना सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। एग्जाम हॉल में अपना माइंडसेट चेक करना होता है। आपके गोला भरने की प्रैक्टिस चेक करनी होती है। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट को देखना होता है। आपके नंबर ऑफ गेस किए हुए क्वेश्चन के सही सही होने की प्रायिकता को चेक करना होता है। इसका ये उद्देश्य नहीं होता है कि आपको वहां से मिले हुए क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में जो आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट से दे रहे हो प्रीलिम्स का टेस्ट कि आपके वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आप अभी का समय आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब एक पूरा सेट पेपर देने जाते हो, कंप्लीट टेस्ट, जिसमें सी सेट और जीएस दोनों होता है, पेपर 1 पेपर 2, तो वो आपका पूरा दिन लेके चला जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब आप टेस्ट मत देना। बहुत टेस्ट हो गया, जितना टेस्ट देना था दे चुके। अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ध्यान देना है। और अगर मन भी किया टेस्ट देने का तो सी सेट का मत देना। जाओ, पहला पेपर दो 2 घंटे में और आ जाओ और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। सी सेट का पेपर देने से क्या होता है, जय 2 घंटे का पेपर दिए, 1 घंटे का ब्रेक में फिर आए, फिर गए, 2 घंटे का पेपर दिए, फिर आए। इस प्रोसेस से आपका पूरा दिन लगभग खराब होने लग जाता है। तो आपके लिए यही सलाह रहेगा कि अब टेस्ट मत देना। देना भी हुआ तो पेपर नंबर 1 का ही टेस्ट देना, सी सेट का मत देना। इसके बाद हम लोग जो सम्मान वाला अंग्रहण का रिवीजन कर रहे थे, बिलासा देवी केवट सम्मान, ये मछली पालन में विनोद दास को दिया गया है। लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए श्रीमती निर्मला ठाकुर को दिया गया है। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण छत्तीसगढ़ी सिनेमा निर्देशन के लिए सतीश जैन को दिया गया है। डॉक्टर भंवर पोर्ते सम्मान आदिवासी सेवा एवं उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान, छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान रायपुर को मिला है। खुमान साव सम्मान छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के लिए दुष्यंत कुमार हरमुख को मिला है। बहादुर कलारिन सम्मान महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और नारी उत्थान के लिए बहादुर कलारिन सम्मान चित्ररेखा सिन्हा को मिला है। रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है। सुरेंद्र कुमार राठौर, शोभा सिंह, ललित नायक, 3 लोग हैं इसमें। सुरेंद्र कुमार राठौर, श्री शोभा सिंह और ललित नायक। लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान की बात करें, ये आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है। तो डॉक्टर पीसी लाल यादव, हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं, डॉक्टर पीसी लाल यादव को उनको मिला है। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में श्री भगत गुलेरी को मिला है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। श्री राम नरेश यादव को मिला है। बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान विधि के क्षेत्र में दिया जाता है, वकीलों को। श्री सुरेंद्र तिवारी और प्रकाश चंद्र पंत को मिला है। प्रकाश चंद्र पंत, सुरेंद्र तिवारी, इनको बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान मिला है। तो आप इतना आप फिर से रिवीजन करें, इसको रटें और बाकी चीज़ों को हम लोग कल इसको ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे वो आप कर रहे होंगे, उसको आप याद कर रहे होंगे और आई होप कि उसमें आपको एंजॉय आ रहा होगा। हम लोग मैं आपको बालाजी बाजीराव विश्वनाथ द्वितीय तक करा दिया था। आज उसके बाद थे माधवराव बल्लाल के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं इनके समय में। और इनके समय में एक चीज़ था कि हैदराबाद के निज़ाम के साथ इन्होंने एक संधि किया था, और संधि करने से सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि युद्ध रुक जाता है, और युद्ध रुकने से क्या होता है, खर्चे कम हो जाते हैं, और खर्चे कम होने से राजकोष में वृद्धि हो जाती है, समृद्धता आती है। तो माधवराव बल्लाल के समय में ये सारी चीज़ें हुई। 1771 में शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे उनको अंग्रेजों ने हटा दिया था। तो मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, उनको हटाया था 1771 में। तो मराठा सरदार थे एक महादजी सिंधिया, नाम स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे महादजी सिंधिया का। इनकी भूमिका के कारण शाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया गया था।
इसके बाद है माधवराव नारायण राव। माधवराव नारायण राव जो शासक बने, ये बहुत ही कम उम्र में शासन में बैठे और शासन संचालन के लिए एक कमेटी बनाया गया, 12 लोगों की कमेटी, जिसका नाम रहा 12 भाई काउंसिल ऑफ रीजेंसी। तो इसमें इन्होंने शासन का संचालन कर रहे थे, लेकिन जो माधवराव नारायण राव के चाचा थे रघुदास, इनको सत्ता चाहिए था और ये सत्ता पाने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं और सन 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है। 1775 से 1782 में स्टार्ट होता है एक संधि से और खत्म होता है एक संधि से। कैसे? 1775 में राघोवा ने अंग्रेजों के साथ एक संधि किया जिसको बोलते हैं सूरत की संधि 1775 में, और खत्म होता है युद्ध 1782 में और उस संधि को बोलते हैं सालबाई की संधि। इसमें 12 भाई में सबसे जो मजबूत थे वो है नाना फडणवीस। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाना फडणवीस ने नारायण राव के संरक्षण के रूप में काम किया और राघोवा के षड्यंत्र को खत्म किया और 1782 में सालबाई की संधि हुई। रघुवा को 25,000 रुपये का मासिक पेंशन के साथ उनको सत्ता से हटा दिया गया और इस तरीके से माधवराव नारायण राव का शासन चलता है। इसके बाद सारे छोटे छोटे थे, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। एक आखिरी जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखना, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को आप मानो कि ये आप आखिरी मराठा शासक हैं। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। ये रघुदास के पुत्र होते हैं और इन्होंने होलकरों से संघर्ष किया था और होलकर जो थे, इंदौर के होलकर, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ काम किया था। 1802 में इनको लगा कि मेरे को सत्ता से हटा दिया जा सकता है और इस डर से इन्होंने मराठा के साथ संधि किया। मराठा बोलता हूँ, अंग्रेजों के साथ 1802 में एक संधि करके आ गए, सहायक संधि, और इसके खिलाफ हो गए बाकी मराठा जो पेशवा थे, इंदौर वाले और नागपुर वाले, पुणे वाले, ग्वालियर वाले, ये सारे खिलाफ हो गए बाजीराव द्वितीय के, क्योंकि इन्होंने 1802 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लिया था। तो 1802 की बेसिन की संधि कहलाती है। 1802 में क्या हुआ था? बेसिन की संधि, और इसके तहत अंग्रेज जो थे वो अपनी सेना पूना में रखना शुरू कर दिए थे, जिसके खिलाफ बाकी सरदारों ने, मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के साथ अलग अलग युद्ध किया और अलग अलग संधि किया। भोसलों ने देवगांव की संधि किया, सिंधिया ने सुरजी अर्जू गांव की संधि किया, होलकर ने राजपुर घाट की संधि किया। तो आप सीक्वेंस अगर याद करो तो भोसी हो, ऐसे याद कर सकते हो, भोसी हो, कुछ और मीनिंग मत निकालना। भोसी हो मतलब भोसला, सिंधिया और होलकर, और ये तो राजाओं की सीक्वेंस हो गई, भोसी हो। और संधि का सीक्वेंस अगर आपको देखना हो तो देसुरा मतलब देवगांव की संधि, सु मतलब सुरजी अर्जुन गांव की संधि, और रा मतलब राजपुर घाट की संधि। ये एकदम सीक्वेंस याद रखना, भोसी हो और देसुरा। इसके बाद इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है होलकर की संधि। होलकर जो थे, इन्होंने अपने शर्तों पे मराठाओं के साथ संधि किया। बाकी लोगों ने तो अंग्रेजों की शर्तों पे किया, लेकिन होलकरों ने अपने शर्तों पर मराठों के साथ संधि किया था। इसके बाद 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, जिन्होंने पिंडारियों का दमन किया, जिसके कारण मराठा अंग्रेजों के विरोध में आ गए और सीताबर्डी का युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, और इस तरीके से अंग्रेजों ने मराठाओं का खात्मा ही कर दिया। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा का पतन हो गया। अब संपूर्ण प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ये था मराठा। इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल आप पढ़ रहे होंगे। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में याद रखना, ये मराठाओं की कर प्रणाली थी। चौथ मतलब 1 चौथाई हिस्सा कर के रूप में लेते थे। सरदेशमुखी मतलब 1/2 मतलब 1/10 हिस्सा कर के रूप में लेते थे। बदले में ये बोलते थे कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे, आप इतना रुपये हमको दे देना। शिवाजी के कार्यकाल को स्वराज कहा जाता है, ये मैंने बताया था। और शिवाजी के जीवनी को बखर कहा जाता है।
शिवाजी के जीवनी को बखर कहा जाता है, जिसको लिखने का श्रेय सभासद को है। सभासद ने इनके जीवनी को लिखा था। तो ये था मराठा, हम लोग इतना ही में कंप्लीट करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म के जितने गुरु थे वो, और उत्तरवर्ती मुगल काल जो था वो, ये आपको चार लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से उत्तरवर्ती मुगल भी कंप्लीट कर लेंगे और सिख भी ख़त्म कर लेंगे, और बाकी चीज़ें जो भी हैं हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, हंसते हंसते पढ़ाई करना है। कल मिलेंगे एक नए रिवीजन सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।